दरअसल यह कहानी है एक ईमानदार किसान विवेक की है, जो कि वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। विवेक के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और सुख था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। जरा सुनती हो, खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेतों पर जाना है और उधर से जमींदार सेठ के यहाँ भी जाना है। क्या हुआ, क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो। फिर रोशनी विवेक को खाना परोस देती है। विवेक खाना खाकर जाने वाला ही होता है कि तभी रोशनी कहती है, आप जाओ, लेकिन शाम होने से पहले वापस घर आ जाना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर विवेक अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम होने पर विवेक जमींदार सेठ से मिलने के लिए के घर जाता है। अरे विवेक, कैसे हो? परिवार कुशल पूर्वक तो है? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी लोग कुशल मंगल हैं। आज खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करो? अरे विवेक भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, वो काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। विवेक, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 200 बोरी गेहूं को लेकर श्यामपुर गांव जाना है और श्यामपुर गांव में मेरे मित्र गोविंद के यहाँ पहुंचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं और यह काम के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात में आपका काम कर दूंगा। विवेक, इस काम के बदले में तुम्हें अपनी 100 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल उगाओगे, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूंगा। ऐसा कहकर विवेक अपने घर की ओर निकल गए। अरे, आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे। और क्या बात है? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे सेठ जी के काम से मुझे श्यामपुर गांव जाना है। वहां सेठ जी के मित्र गोविंद के यहाँ 200 पूरी गेहूं की पहुंचाना है और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 100 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगा, उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वह मुझे देंगे। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा है। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? अब हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे। हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा है। यह सुनकर रोशनी खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह हुई, पर विवेक अपने घर से चला गया। फिर जमींदार के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर श्यामपुर गांव की ओर निकल गया। विवेक चलते चलते आखिरकार श्यामपुर गांव पहुंच गया। नमस्ते विवेक भाई, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? और हमारे श्यामपुरवासी भी सभी ठीक है? अरे विवेक भाई, मैं ठीक हूँ। सीतापुर गांव कैसे आना हुआ? गोविंद भाई, जमींदार साहब ने आपके लिए 200 पूरी गेहूं भिजवाई है, इसीलिए मैं श्यामपुर से सीतापुर गांव आया हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर भी पहुंचने हैं। यह कहकर विवेक वहां से चला आता है और उधर विवेक और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों जमींदार के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन यह देखकर उसका पड़ोसी रामू और उसके पत्नी जलने लगते हैं। अजी, आपको एक बात पता है? गांव की सभी लोग बोल रहे थे विवेक को जमींदार सेठ ने 100 बीघा जमीन दिए है खेती करने के। मैंने भी सुना तो है, और हम इसमें कर भी क्या सकते हैं?
लेकिन मुझसे इस विवेक की खुशी देखी नहीं जा रही है। अरे वो तो पहले ही इतना अच्छा कमाता था और अब तो उसके पास 100 बीघा जमीन और आ गई। वो तो अब अमीर बन जाएगा और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तुम ही अपना दिमाग चलाओ। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी। आप 15 दिन रुक जाइए। पहले विवेक की सारी फसल तैयार हो जाने दीजिए। फिर रात होते ही रामू चुपचाप जमींदार के खेत की तरफ चला जाता है और जमींदार के खेत में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रोशन, ये क्या हो गया? ये सारी फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया? अजी, ये आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? लिखा है, हे भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई? अब यह आग कैसे लग गई? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारा सारा अनाज जल गया। 2 दिन बाद आपने जानबूझकर ऐसा थोड़ी ही किया है। लाओ विवेक, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। सेठ जी, आपके खेत की पूरी फसल जल गई है। जब मैं शाम को आया तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अगले दिन सुबह फसल काटने के लिए हम खेतों में वहां गए तो वहां जाकर देखा कि सारा खेत जला हुआ था। विवेक, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। मैं वह अनाज बेचकर अपने बेटे की हॉस्टल की फीस कैसे भरूं? क्योंकि मैंने बड़े बेटे को शहर में अच्छे स्कूल में डाला है, तो उसकी स्कूल की फीस 2,50,000 थी और मैं इस फसल को बेचकर उसके हॉस्टल की फीस भरना चाहता था। सेठ जी, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। मैंने भी आपके खेतों में बहुत मेहनत की थी। विवेक, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन और तुम्हारा घर ले रहा हूं। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊंगा? थोड़ा तो रहम कीजिए। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मुझे 2,000 दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दे दूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहां से चले जाओ। फिर विवेक अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। हमारी कोई मदद नहीं करेगा। सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव सीतापुर चलते हैं, क्योंकि यहां अब अपनी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा और ना अब अपने पास अपनी जमीन बची है जिस पर अपनी खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है। लेकिन हम सीतापुर में किसके पास जाएंगे? और ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा? अरे वो जो पिछली बार मैं सीतापुर गया था ना, सेठ जी के काम से, वही गोविंद भाई है। उन्हीं के पास कोई काम जरूर मिलेगा। चलो हम अभी ही चलते हैं ताकि शाम होने तक वहां पहुंच जाएं। विवेक अपने परिवार को लेकर सीतापुर गांव तो जा रहा था, लेकिन विवेक को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था। फिर भी परिवार की देखभाल के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और सीतापुर गांव जाने के लिए रवाना हो गया। शाम होने तक विवेक अपने परिवार के साथ गोविंद के यहाँ पहुंच गया। गोविंद भाई, मेरे लायक कोई काम है क्या? क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूं। इस तरह विवेक सारी बात गोविंद को बता देता है। हाँ, मुझे भी किराने की दुकान में एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो उस जगह पर काम कर सकते हो। वो रहा तुम्हारे रहने का इंतजाम, तो तुम मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है। तब से इस घर में कोई नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई। और हाँ, मैं आप सभी के राशन का इंतजाम अभी कर देता हूँ। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। रोशनी, हमने इस गांव में आकर बहुत पैसा बना लिया है, लेकिन मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं और वहीं एक जगह रहकर अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूं।
हाँ जी, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह ठोकर खाता रहेगा। और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। गोविंद भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पैसा तो बहुत अच्छा बना लिया है, पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कराना भी जरूरी है, और मैं भी अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहीं किराने की दुकान खोल लूंगा और अपनी जमीन और अपने घर को वापस जमींदार साहब से आजाद करवा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतना काम सिखाया। फिर विवेक अपने परिवार के साथ गांव लौट आया और अपने लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही छोटी सी किराना की दुकान शुरू किया। उसके अनुभव और मेहनत की वजह से उसकी किराना की दुकान बढ़ने लगी। उधर उसके पड़ोसी हरिया की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दो विवेक भाई, मेरे कर्मों की वजह से भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। कुछ साल पहले मैंने ही जमींदार साहब के खेत में आग लगाई थी। उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूं। तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। और एक मनुष्य का वक्त जो उसे सब कुछ सिखा देता है, किसी का बुरा वक्त है तो वह मेहनत करके अपना अच्छा वक्त वापस लेकर आ सकता है।